आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें हम परसेंटेज के बाकी बचे हुए जो टॉपिक्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला पार्ट है, या फिर जो पॉपुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, परसेंटेज एरर बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला जो टॉपिक है ना उसको डिस्कस करते हैं। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इनका रेट मतलब इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है। इनकम का मतलब क्या हो गया कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है। तो इनकम में दो चीजें जुड़ती हैं। क्या? एक तो उसका एक्सपेंडिचर, कितना वो खर्च कर रहा है, और दूसरा उसकी सेविंग। एक्सपेंडिचर अगर सेविंग पता है तो इनकम निकल जाएगी, और इनकम एक्सपेंडिचर पता है तो सेविंग निकल जाएगी। इनकम और सेविंग पता है तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। मतलब तीन अननोन है, दो पता चलेंगे, एक निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा काम होगा। अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा, कुछ चीजें कभी कांस्टेंट रखी जाएंगी। तो इन्हीं सब के ऊपर मैंने कई सारे इसके तरह के जो क्वेश्चंस हैं वेरिएशन से बनाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे एक चीज और मैंने रखी है कि परसेंटेज को बहुत आसान नहीं रख रखा है कि 20%, 10%, काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई पर्सन है जो कि 71.42% अपनी इनकम का खर्च करता है। अब ये अगर आपको नहीं पता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने इससे पहले पढ़ा रखा है, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 22.22%, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है 16.66% से। तो क्या रहेगी बताइए, उसकी जो सेविंग है उसमें कितना चेंज हुआ। मतलब चेंज कहाँ पे हुआ, इनकम में चेंज हुआ और एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ। तो उसकी सेविंग में कितना परसेंटेज का चेंज हुआ वो हमें निकालना है। ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज आपको परसेंटेज में दी गई है और परसेंटेज में आंसर पूछा जा रहा है, तो वहां पे रियल नंबर का कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता कि बताइए उसकी अब सेविंग क्या होती, तो आप क्या कहते, उसका आंसर होता नहीं पता। एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं पता चलेगा अगर आपको केवल परसेंटेज दिया गया है। एक नंबर आपको देना पड़ेगा उसका रियल नंबर निकालने के लिए। सबसे पहले हम आते हैं इस पे। ये क्या है, उसका एक्सपेंडिचर है 71.42% ऑफ हिज इनकम। तो ये जो 71.42% है, ये होता है 5/7। अब आपको अगर ये पता है तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये 7 क्या है, उसकी इनकम है। तो 7 में से 5 वो खर्च कर दे रहा है। तो अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखूं कि इनकम क्या होगी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के टर्म में, तो 7 क्या है, उसकी इनकम है, और 5 उसमें से उसका एक्सपेंडिचर है। तो उसकी सेविंग कितने की हुई, 2 की हुई। ये मैं सारी यूनिट्स में बात कर रहा हूं। अब हम आते हैं कि कह रहे हैं कि उसकी इनकम को इतना बढ़ा दिया गया 22.22%। 22.22% का मतलब क्या होता है, तो ये इसका मतलब होता है 2/9। और एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाया गया, 16.66%। इसका मतलब क्या होता है, 1/6। अब ये अगर समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इतना यहाँ इतनी इनकम बढ़ी, इतना एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो मैं क्या करूं कि इन दोनों का एलसीएम ले लूं। किसका, ये आपके जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ये जो वैल्यू आ रही है, क्या करूंगा मैं, ये जो नंबर है ना यहीं पे मैं इसको गुणा कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपके जो है ऐसे हैं कि आपके 10-20% नहीं है, और आपको यहाँ पे जो इनकम और एक्सपेंडिचर ये सब भी मिला है। अगर आप इसको निकालोगे एग्जैक्टली कि आप 7 का निकालो जो है 2/9, तो वो आपकी पॉइंट में वैल्यूज देगा और वो आपको काफी परेशान करेगा। तो इसको और आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी 18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से यहाँ पे हम गुणा करेंगे 7 में, 5 में और 2 में। तो 18 से 7 में हम अगर गुणा करेंगे तो ये वैल्यू अब मुझे कितनी मिलेगी, 126। ये कितना मिल जाएगा, 90, और ये कितना मिल जाएगा, 36, है ना। ये मैंने 18 से सब में गुणा कर दिया। अब मैं क्या कहूं कि मेरा जो इनकम है वो कितना बढ़ गया है, 2/9 बढ़ गया है। तो मैं चाहूं तो इसका 2/9 निकाल करके 126 में जोड़ दूं, या फिर मुझे पता है कि 9 में 2 जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगा, 11/9 डायरेक्ट इसका निकाल लो। तो अगर मैं 9 से इसे काटूंगा तो 9 एकम 9 होगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 9 चौके 36 होगा। तो 11 गुणे 14 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 1/6 इंक्रीज हुआ है। मतलब ये जो वैल्यू है इसका मैं क्या निकाल लूं, 7/6 निकाल लूं। तो 15 गुणे 6 90 होता है, 15 सत्ते 105 होता है। अब आपको पता है कि 105 में मैं कितना जोड़ूं कि 154 हो जाए, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 49। तो यहाँ पे इंक्रीज कितने का हो रहा है, देखिए 13 का हो रहा है। यही तो पूछा ना, परसेंटेज सेविंग कितना चेंज हुआ, तो 13/36 और गुणे में 100, यही करना है। अब इसका आंसर आपको कैसे निकालना है, अब आप इसे अगर आप 36 से काटना चाहें कि आप कहें मैं 4 से काट दूं, 4 9 36 कर दूं, और ये क्या हो जाए, 25 हो जाए, कर सकते हैं।
या फिर आप इसको 9 से काटना चाहें तो 9 एक कम 9 करें, कितना बच जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 13 है तो 4 बचेगा, 9 चौके 36 होगा, 25 गुणे 100 कर लीजिए, 25 से कम 25, 10, 35 कर लीजिए। मतलब जो भी आंसर आएगा वो 35 के आसपास का नंबर होगा, 35 से थोड़ा बड़ा, क्योंकि मैंने इसे पूरा तो काटा नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ इसका बी और ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 36.11% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आप इसे एग्जाम टाइम में एग्जैक्टली निकालने जाएंगे तो वही टाइम आपका वेस्ट कराएगा। तो ऐसे आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगा करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ रहा है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर नहीं दिया गया, यूनिट नहीं दी गई, और फिर आपके जो परसेंटेज हैं वो भी आपके आड़े टेढ़े से हैं कि पॉइंट पॉइंट में नंबर आपको देंगे, तो वो उनको टैकल कर पाना काफी मुश्किल होगा। तो आप क्या करिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना उनका एलसीएम ले लीजिए और उसी से आप गुणा कर दीजिए। तो क्या होगा कि आगे अब जब एलसीएम से आपने गुणा किया है तो वहां पे दोनों जगह जो चेंज हो रहा होगा वो आसानी से कट के आपका जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आपके नंबर्स में आएगा। इसको हम दूसरे क्वेश्चन में भी देखते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी है जो अपनी इनकम का 37.5% बचाता है। उसकी इनकम अगर 9.09% से डिक्रीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा डिक्रीज हो रही है, और उसकी सेविंग 33.33% से इंक्रीज हो जाती है, तो बताइए एक्सपेंडिचर में उसका कितना चेंज हुआ है। तो 37.5% का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 3/8। मतलब अगर 8 क्या है उसकी इनकम है, यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़े समय के लिए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इस टर्म में लिख रहा हूँ। 8 अगर उसकी इनकम है तो 3 उसकी सेविंग है, तो हम कह सकते हैं कि 5 क्या होगा उसका एक्सपेंडिचर होगा, है ना। अब मुझे क्या पता है कि उसकी जो इनकम है वो 9.09% से डिक्रीज हो रही, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/11। और 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3। जब मुझे ये दोनों वैल्यूज पता हैं तो मुझे पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसका 1/11 या फिर अगर मैं इसका 1/3, वो तो आसान है, यहाँ पे इसका 1/11 निकालूंगा तो वहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज आएंगे, तो मैं क्या करूँ, इनका ही एलसीएम निकाल लूँ। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 33। मैं क्या करूँ, 33 को ऊपर दोनों में यहाँ पे पूरे में गुणा कर दूँ। तो अगर ऐसा मैं करूँगा तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 2 26, क्या हो जाएगा 264। यहाँ पे 33 गुणे में मैं 5 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 165, और 33 गुणे में 3 करूंगा तो 99। अब क्या कह रहा है कि इनकम में कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 1/11 की। मतलब मैं इसका क्या निकाल लूँ, 10/11, है ना, 11 में 1 कम कर दूं। तो 11 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, और यहाँ पे 4 बचेगा, 11 चौके 44, तो इसमें 10 का गुणा करूंगा तो 240 आ जाएगा। यहाँ पर 165 है। अब यहाँ पे जो इसका 165 है उसमें तो कुछ नहीं करना, सेविंग में कह रहा है कि ये आपकी जो सेविंग है इंक्रीज हुई है, तो मैं क्या करूँ, इसका 4/3 निकाल लूँ, है ना, कि भाई 3 सेविंग थी, 1 बढ़ गई, तो 4/3 निकालूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 33 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब आप सोचिए यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे 132 में कि ये 240 हो जाए, तो ये आप ऐड करेंगे 108। परसेंटेज में चेंज आपको निकालना है एक्सपेंडिचर में, तो आप देखिए कि ये कितना बढ़ा है। तो आप अगर इसमें से निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 57। कितने पे, तो ये आपका आ जाएगा 165। मैं इसको अगर फर्दर कट करना चाहूँ तो 3 से कट करूँ तो ये 19 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे क्या है 100 है, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है डिक्रीज ही हो रहा है। अब अगर मैं इसे फर्दर कट करूँ 5 से तो ये 11 हो जाएगा, 5 से करूँगा तो ये 20 हो जाएगा, 19 गुणे 20 तो कितना होता है 380 होगा। 380 को आप 11 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 11 तियाँ 33 होगा, 5 होगा, 11 चौके 44 होगा, तो आपका 34 समझो कुछ परसेंट आएगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस ऐसे ही आसानी से करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि राहुल अपना जो इनकम का 83.33% जो है वो स्पेंड कर रहा है, इतना वो पैसा अपना खर्च कर रहा है। अगर उसकी इनकम में इंक्रीज होता है 37.5% का, तो वो डिसाइड क्या करता है कि जितना उसकी पहली सेविंग थी अमाउंट, उतनी ही सेविंग वो रखेगा, एग्जैक्ट वो उतना ही रखेगा। तो कह रहे हैं कि बताइए उसका जो नया एक्सपेंडिचर होगा वो कितना परसेंट होगा उसकी न्यू इनकम का। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज निकालना है किससे, इनकम से। तो आप इसे ऐसे थोड़ा समझिए, मैं यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग को लेकर के चलता हूं। अब आप ऐसे इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको कि लेट से कि राहुल अगर 100 रुपए कमा रहा है और मुझे ये बताया गया कि राहुल उसमें से 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि 20 रुपए बचा रहा है। ठीक बात। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो वहां पे कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ सेविंग है वो सेम रख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है
एक्सपेंडिचर में उसके बदलाव हुआ होगा, है ना? ऐसा जैसे मैं कहूँ इनकम उसकी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? लेट्स से मैंने कहा 120 रुपए, 20 रुपए उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन उसकी सेविंग कितनी है? 20 रुपए ही है। तो अब अगर इसको ऐड करके अब मुझे 120 बनाना है, तो मुझे यहाँ पे 100 बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो मैंने एक्सपेंडिचर में भी कितना बढ़ाया? 20 रुपए, क्योंकि ये 20 रुपए मेरा कांस्टेंट थे। तो ऐसे में आप ये समझ पा रहे हैं कि जो इनकम में जब यहाँ पे सेविंग आपकी कांस्टेंट है, तो इनकम में जितना बढ़ेगा, उतना ही आपका एक्सपेंडिचर में अमाउंट बढ़ेगा। तो जो परसेंटेज आ रहा है, इसी को इक्वेट कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। परसेंटेज जो आ रहा है, उसी को आपको इक्वेट कर देना है। तो इनकम उसकी इंक्रीज कितने से हुई है? 37.5% से। और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर आया होगा, मतलब जो एक्सपेंडिचर आएगा, वो भी आपका सेम अमाउंट पे आपका निकलेगा। तो हम अगर इसे देखें कि 83.33% आपका क्या होता है, तो ये आपकी वैल्यू होती है 5/6। मतलब हम ये कहें कि अगर इनकम 6 है, तो उसका एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितनी है? 1 रुपए है। मुझे पता है 37.5% बढ़ा है। 37.5 का मतलब होता है 3/8। अब मैं इसका 3/8, इसका 3/8 निकालूंगा, तो परसेंटेज और वहां पे पॉइंट वाली चक्कर पड़ेगा। मैं क्या करूं? 8 से इसको पूरा गुणा कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 48, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 8। कितना हो गया? तो इनकम में इंक्रीज कितने का हुआ है? 3 का। मतलब इसका मैं 11/8 निकाल दूं, 8 छंग 48 और ये क्या हो जाएगा? 66। मुझे क्या पता है कि जो मेरा सेविंग है वो सेम रहेगा, 8 है तो अभी 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? अगर ये आपका 66 है, इसमें कितना जोड़ दूं मैं? तो मैं कहूंगा अगर मैं इसमें 58 में 8 जोड़ूंगा तो 68 मिल जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं? अब मुझे निकालना क्या है उस पर देखिए, ध्यान दीजिए। मुझे एक्सपेंडिचर का चेंज नहीं निकालना। जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो इनकम का कितना परसेंट है? तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 58। इनकम कितनी आ रही है? 66। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं 2 से, तो 29/33 और गुणे में क्या आ गया? 100 आ गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये 33 है, लगभग इसको 3 बार में तो कट कर देगा। 33 मतलब 3 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। 29 गुणे में आप 3 करोगे तो कितना आएगा? 87 आएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस इतना ही करना है। हमेशा ध्यान रखिए आपको निकालना क्या है और क्या वैल्यू आपको दी गई। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यही आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करता है कॉन्सेप्ट और अच्छा करने में। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए की इनकम 41.66% ज्यादा है किससे? बी की इनकम से। तो ये क्या है? 41.66%। तो ये होता है 5/12। 5/12 मतलब हम ये कहें कि अगर यहाँ पे एक इनकम ज्यादा है बी की इनकम से, तो ये किसकी इनकम है? बी की इनकम है। तो हम कहेंगे ए की इनकम कितनी होगी? बी से 5 ज्यादा, मतलब 17। और बी की इनकम कितनी होगी? ये आ जाएगी 12। अगर ए स्पेंड करता है 64.70% अपनी इनकम का और बी स्पेंड करता है 58.33% अपनी इनकम का, तो बताइए जो सेविंग होगी दोनों की, यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो सेविंग है वो कितने परसेंट ज्यादा या कम है बी की सेविंग से। तो ये 64.7 क्या होता है? ये होता है 11/17, है ना? मतलब मुझे अगर इसका स्पेंडिंग निकालनी है तो मैं इसका 11/17 निकाल दूं, तो कितना स्पेंड कर रहा होगा? 11 रुपए। बी में यहाँ पे कह रहा है 58.33, तो ये क्या होता है? ये होता है 7/12 की वैल्यू, है ना? 7/12 की वैल्यू होती है, तो मतलब अगर मैं इसका 7/12 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया? इसका स्पेंड आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आया है, तो भाई इसकी सेविंग कितनी हुई होगी? तो टोटल इसकी इनकम 17 है, तो सेविंग कितनी की हुई होगी? 6 की। टोटल इनकम कितनी है? 12 है। अगर 7 वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 5 बचा रहा है। तो आपको डिफरेंस निकालना है, कितने का आ गया? 1 का। यही तो पूछा ना, व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो ए ज्यादा कमा रहा है, कितना? 1 यहाँ पे ज्यादा सेव कर रहा है। बी से अगर मुझे तुलना करनी है तो 1/5 किलो क्या आ जाएगी? बी वाली 20% ज्यादा। बस इतना ही करना है। बस इसमें टफ क्या है? ये वाले परसेंटेज। अगर ये आपको पता नहीं है तभी आपको इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना आपके लिए आसान है। इसका एक हिंट भी मैं आपको देता हूं। जब भी इस तरह के परसेंटेज आए तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो यहाँ पे है 17, उसी की कुछ ना कुछ मल्टीपल में आपको यहाँ पे परसेंटेज दिया रहेगा। तो बस वो आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 22.22% अपनी इनकम का रेंट पे खर्च करता है और 14.28% अपनी टोटल इनकम का फूड पे खर्च करता है। ये वाले सवाल बहुत आपके अच्छे होते हैं। कभी भी कोई खर्च वाला सवाल हो, जैसे यहाँ पे आपका जो इनकम है उस पे आपका सवाल बनेगा,
और ये आपके अलग-अलग खर्चों को दिखाएगा। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी स्पेंडिंग हो रही है, मतलब जो खर्च हो रहा है, वो किस पे हो रहा है? वो आपका टोटल इनकम पे हो रहा है या फिर आपका रिमेनिंग इनकम पे हो रहा है? इन 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि मतलब जैसे यहाँ पे क्या कह रहे हैं 22.22% अपनी इनकम का रेंट पे और 14.28% टोटल इनकम पे, मतलब टोटल इनकम पे आपके खर्च चल रहे हैं, ऐसा। फिर करेक्ट आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट कि जितना बचा उसका जो मतलब खर्च करने के बाद जो बचा अमाउंट है उसका 37.5% एजुकेशन पे वो आपका खर्च करता है और बाकी का वो सेव कर लेता है। और ऐसा जो सेव कर रहा है तो 15,000 रुपये बचा रहा है, तो बताइए उसकी टोटल इनकम आखिर कितनी होगी। तो कैसे करेंगे हम इसे? तो हम सबसे पहले तो ये देखें कि जो टोटल इनकम पे खर्च आ रहा है वो ये दोनों खर्च आ रहे हैं। तो 22.22% का मतलब क्या होता है 2/9 और यहाँ पे 14.28% का मतलब होता है 1/7। तो मैं अगर इन दोनों को मिला दूं तो ये कितना हो जाएगा 63, 9 सतह 63 और ये आ गया 14, 7 9 63, तो ये टोटल कितना आ गया 23/63। तो मतलब मेरे कहने का ये है मतलब 63 अगर उसकी इनकम है तो 23 रुपए तो उसने खर्च कर दिए, बचे कितने रह गए 40 रुपए। ये जो बचे हुए पैसे हैं इसका 37.5% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, इसका 37.5 मतलब 3/8 वो खर्च कर रहा है किस पे एजुकेशन पे। तो मतलब बाकी का बचा पैसा वो बचा रहा होगा 5/8 जो होगा वो बचा रहा होगा और वो जो पैसा बचा रहा है वो कितना आ रहा है 15,000 रुपये आ रहा है, यही तो कह रहा है। तो बस आपको टोटल इनकम बतानी है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 40 है इसका जो 5/8 है इसी की वैल्यू किसके बराबर है 15,000 के बराबर है। बस अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 8 पंचे 40 कर लीजिए और ये 25 बचा, 25 को आप काटेंगे 6 से कट जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। आपसे कह रहे हैं टोटल इनकम कितनी है 63 यूनिट है, तो आप क्या करिए 600 को गुणा यहाँ कर दीजिए, 6 तियाँ 18, 6 छंग 36, 36 और 1 37, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी वाला 37,800 रुपये। इतना ही करना था आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे दूसरे अप्रोच से कैसे करेंगे? कह रहा है कि एक यहाँ पे जो आदमी है वो अपनी जो इनकम है उसका 28.56% रेंट पे खर्च करता है। रिमेनिंग अब यहाँ पे देखिए जैसे पहले वाले में था टोटल से आ रहा था, इसमें इतना उसने अपनी टोटल इनकम का रेंट पे खर्च किया। फिर जो बचा हुआ है वो खर्च करता है फूड पे। उसके बाद जो बचा हुआ है उसका इतना परसेंट वो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। फिर जो पैसा है वो बचा रहा है और जो सेविंग है वो आ रही 7500 रुपए। तो बताइए टोटल इनकम क्या होगी? तो हम मान लेते हैं वो उसकी इनकम आई है, यही है। तो उसने क्या किया, टोटल इनकम का कितना खर्च किया 28.56% मतलब 2/7। ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए 2/7। मतलब अगर उसकी इनकम 7 है तो 2 उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? अब देखिए मुझे वैल्यू सेविंग के टर्म में निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, खर्च जितना किया है उसको नहीं देख रहा हूं, कितना बचाया है उस वैल्यू को देखूंगा। तो 7 में से अगर 2 खर्च कर दिया तो बचाया कितना 5, कितने में से 7 में से। फिर रिमेनिंग का 41.66% मतलब 5/12 उसने क्या किया, फूड पे खर्च किया। 12 में से 5 खर्च कर दिए, तो बचे कितने रह गए 7, कितने में से 12 में से, ये सेविंग है। इनटू में फिर 37.5% मतलब 3/8, तो मतलब 3 खर्च किया तो 5 बचा 8 में से। यही किसके बराबर है, इसके सेविंग के बराबर है। भाई ये मैंने सेविंग का ही आपका पूरा निकाल लिया, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। 5 गुणे 5 आपका 25 हो जाएगा और आप 25 से काटना चाहें तो ये आपका कितना हो जाएगा 25 तियाँ 75, तो ये आपका 300 हो जाएगा। 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा 300 गुणे में 96। आप इसको गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18, 3 नौ 27, 27 एक 28, तो 28,800 रुपये इसकी इनकम आ गई। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ऐसे ही करना था, मतलब एक जगह अगर हमें कहीं टोटल कहीं रिमेनिंग था तो वो कैसे होगा बता दिया। कहीं पर आपको अगर आउट ऑफ ऐसे करके आ रहा है तो उसको भी आपको कैसे सेविंग के टर्म में निकालना है वो कर लेना था। अगर यहीं पे आ जाता कि उसने इतना रुपए खर्च किया टोटल सब करने के बाद, तो हम क्या करते, फिर इसको स्पेंडिंग के टर्म पे ही निकालते, सेविंग के टर्म पे नहीं निकालते। बस इतना ही करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पर्सन की इनकम 18.18% बढ़ जाती है, उसका एक्सपेंडिचर भी 33.33% बढ़ जाता है। कह रहे हैं कि अगर उसकी सेविंग क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो बताइए पहले वो कितने परसेंट अपनी इनकम का सेव कर रहा था। मतलब सेविंग दोनों में सेम है लेकिन परसेंटेज तो डिफरेंट होगा ना। जैसे
अगर आप अभी 100 रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 20 रुपए बचा रहे हैं, तो मैं कहूँगा आप 20% अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं। बाद में अगर आप जो है 200 रुपए कमा रहे हैं और फिर भी आप 20 रुपए बचा रहे हैं, तो आप केवल 10% अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं। तो आपका जो इनकम है, वो जो सेविंग है, वो तो आपकी सेम है अमाउंट में, लेकिन परसेंटेज बदल जा रहा है, तो वही परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। तो करना क्या है इसमें? तो आपसे कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 18.18% आपकी बढ़ जा रही है, तो 18.18% का मतलब होता है 2/11। मतलब कि उसकी इनकम पहले अगर 11 थी, तो अब क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, ऐसा कह रहा है ना? ये कह रहा है। अब यहीं पर आपको सेम चीज़ क्या है, क्या समझ के चलनी है, वो ये है कि जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे जो सेविंग है, वो आपकी क्या है? सेम है। सेविंग सेम होने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? कि जितना इनकम में परसेंटेज में जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, वही एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो रही है। परसेंटेज अलग-अलग है, अमाउंट आपका सेम रहेगा, है ना? तो अमाउंट सेम रहेगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, क्यों? क्योंकि सेविंग आपका कांस्टेंट है। तो हम सिर्फ इतना कहें कि भाई जो उसका यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इनकम में अगर मैं इसका 2/11 निकालूँ, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है, उसके 1/3 के बराबर होगा, है ना? मतलब जो अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसी तरह निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लूँ, ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा, तो 11/6 हो जाएगा। मतलब इनकम अगर 11 है, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 6 है। तो मैं यहाँ से तो ये कह सकता हूँ कि भाई इनकम 11 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है? 6 है, तो सेविंग क्या होगी? 5 होगी। यही तो हो गया। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए, यही तो पूछा है कि पहले वो कितना परसेंट सेव कर रहा था, तो सेविंग 5 है, इनकम क्या है? 11 है, गुणे में 100 कर लीजिए। वैसे भी 5/11 का मतलब 45.45% होता है। ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक आदमी है 27.2% अपनी इनकम का बचा रहा है। एक्सपेंडिचर अगर उसका एब्सोल्युटली कांस्टेंट है और उसकी जो इनकम है वो उसमें डिक्रीज होता है 14.28% का, तो बताइए कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग, कितना परसेंट उसकी सेविंग में कमी हो जाएगी। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं कि आदमी इतना मतलब वो बचा रहा है 27.27%, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है आपका 3/11 कि मतलब अगर वो 11 रुपए कमा रहा है, तो 3 रुपए वो बचा रहा है, मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर होगा 8 रुपए आएगा और ये 8 बाद में भी होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जो उसकी इनकम है वो इतने इतने परसेंट कम हो जाती है, मतलब 1/7 कम हो जाती है। अब देखिए 1/7 अगर मैं 11 का निकालने जाऊँ ना, पॉइंट वाला चक्कर पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? 7 से गुणा कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 77 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21। इतना हो गया। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, अब आपसे क्या करेगी? इसकी इनकम डिक्रीज हो गई। अब डिक्रीज हो गई तो मैं इसे 6/7 इसका निकालूं, कैसे समझ में आ रहा है? 7 अगर उसकी इनकम पहले थी, 1 कम हो गई, तो उसका 6/7 में निकालूंगे। इसका दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले इसका 1/7 निकालिए, फिर 77 में जोड़ दीजिए, बात वही है ना? तो हम क्या इसका अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो बदला नहीं, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है? 56 ही है। तो सेविंग अब कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि भाई मिला करके 66 लाना है। सेविंग में बदलाव कितने का हुआ है? 11 का। कितने पे? 21 पे। इनटू में क्या है? 100। अब 20 पंचे 100 होता है, 11 गुणे 5 आप करेंगे तो आपका 55 होगा, लेकिन ना तो ये 20 है, 21 है। तो 21 गुणे 5 करेंगे 105 होगा, मतलब आपकी वैल्यू जो होगी वो आपकी 4.9 के आसपास आपकी आएगी। तो आप अगर यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो 55% से थोड़ा सा कम आपका जो परसेंटेज होगा वो आएगा। ऊपर तो नहीं जाएगा, ना तो 47-41 होगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बस इतना आपको समझना है। अगला सवाल है, एक पर्सन अपनी इनकम का 68.75% स्पेंड कर रहा है। इन्फ्लेशन की वजह से उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया। तो कह रहे हैं कि उसकी इनकम में वो कितना इंक्रीज करे जिससे जो उसकी न्यू सेविंग हो वो एग्जैक्टली 37.5% बन जाए उसके न्यू इनकम की। मतलब उसको अपनी इनकम इस तरीके से बढ़ानी है कि उसकी सेविंग 37.5% होनी चाहिए उसकी न्यू इनकम की। तो इसमें क्या करना है? आपको 68.75% को सबसे पहले समझना है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यूज को नहीं पता है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसमें 25 जोड़ेंगे तो आपका 69 होगा और 6 और जोड़ देंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 75 माइनस में 6.25।
6.25 क्या होता है, 1/16 होता है। 75 क्या होता है, 3/4 होता है। अब आप अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 4 चौके 16, 4 तियां 12, 1 घटेगा, तो आप इसको 11/16 लिख सकते हैं आसानी से, है ना। अगर नहीं भी आता है तो आप इसे 11/16 लिख लीजिए। ये 11/16 है। मतलब अगर इनकम उसकी 16 है, तो 11 रुपए वो खर्च कर रहा है, 5 रुपए वो बचा रहा है। इन आपका जो इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पे आ रहा है, कितना, 20%, मतलब 1/5। मैं क्या करूँ, 5 का गुणा कर दूँ इसी में, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं बराबर 55 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो उसका इंक्रीज हो रहा है, और उसको उसी के हिसाब से जो इनकम है वो आपकी इंक्रीज करनी है। अब एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है, इनकम ऐसे इंक्रीज करनी है आपकी कि जो नई इनकम है वो 37.5% बन जाए। अब मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि जो उसकी न्यू इनकम होगी, है ना, उसका 3/8 क्या कह रहा है, उसकी सेविंग होनी चाहिए। यही तो कह रहा है, 37.5% ऑफ न्यू इनकम। तो मतलब जो 37.5% ऑफ उसका न्यू इनकम होना चाहिए, इसकी सेविंग आएगी। तो अगर वो 8 उसकी कमाई है, 3 खर्च है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि उसका जो खर्च होगा वो कितना होगा, न्यू इनकम का 5/8 होगा। बात समझ रहे हैं क्या? कह रहा है कि जो सेविंग है वो 37.5% होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है, अगर ये 3/8 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, 5/8 ही होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर न्यू इनकम का इतना क्या है, सेविंग है, तो आपका एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए। एक्सपेंडिचर हम निकाल सकते हैं। हमें क्या कह रहा है कि 1/5 ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैं इसका 6/5 निकाल लूँ, तो ये आ जाएगा 66। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका 66 आ रहा है, ये क्या है, ये जो न्यू इनकम का 5/8 है। ये कह सकता हूँ, बिल्कुल। यही तो आपसे कह रहा है कि भाई निकालना है, तो हमने निकाल दिया भाई कि ये इसका है। अब मैं क्या करूँ, इसी को बस सॉल्व कर लूँ तो मेरे को न्यू इनकम मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन भी हो सकता है भाई, आप यहाँ पे 8 का गुणा करें, आप 5 से इसको काटें, तो ये 66 को काटेंगे, 5 एकम 5 होगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 5 तियां 15 होगा, पॉइंट लगेंगे, 5 दूनी 10 होगा, 13.2 हो गया। 8 से गुणा कर लीजिए, तो 13 अट्ठे 104 और 8 दूनी 16, तो ये कितना हो जाएगा, 105.6। ये आ गया न्यू इनकम। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसकी कितना परसेंट न्यू इनकम बढ़नी चाहिए। तो पहले उसकी इनकम कितनी थी, 80 थी, अब कितनी हो गई, इतनी हो गई। कितना बढ़ा है, इंक्रीज कितने का हुआ है, तो आप कहोगे 25.6 का हुआ है। भाई इसमें से इसको घटा लो, 25.6 का हुआ है, कितने पे, 80 पे। इंटू में क्या कर लो, आप 100 कर लो। आप 20 से काटो 4, और ये 5 हो जाएगा। 4 से काट लो, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 पंचे 30, 4 तियां 12, कितना आ गया, 32%। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। समझ पा रहे हैं क्या? इस तरीके से अगर क्वेश्चन आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा कि ये दिया गया है, वो निकालना है, कुछ भी रटना भी नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत में बता दिए कि 3 चीज़ें आपको दी गई हैं। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का एडिशन होता है। एक्सपेंडिचर पता है, सेविंग पता है, तो इनकम निकल जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर पता है तो सेविंग निकल जाएगा। तो वही हम कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं कि अगर हमें कह रहा था कि जो न्यू इनकम का इतना परसेंट सेविंग होगा, तो मतलब जो बाकी का बचा 62.5% है वो उसका एक्सपेंडिचर होगा। तो वही हमने निकाल दिया, एक्सपेंडिचर के टर्म में हमें वैल्यू पता है, हमने इक्वेट कर दिया, हमें न्यू इनकम पता चल गई, उसी का परसेंटेज इंक्रीज पूछा था वो हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ हिज इनकम अ मैन स्पेंड, में ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हमने अभी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ पी 45.45% लेस है किससे, इनकम ऑफ क्यू से। अगर एक्सपेंडिचर हम पी का देखें तो 62.5% लेस है किससे, एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू से। और अगर क्यू सेव कर रहा है 11.11% ऑफ हिज न्यू इनकम, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सेविंग परसेंटेज ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको ऐसे दो लोगों की इनकम और उनके सेविंग परसेंटेज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें कह रहा है कि जो यहाँ पे 45.45% है, लेस है, क्या है, पी की इनकम, किससे, क्यू की इनकम से। सबसे पहले ये कितना होता है वो समझिए। तो ये आपका होता है 5/11। तो हम ये कहेंगे, कंपैरिजन हो रहा है क्यू से, तो हम ये कहेंगे पी और क्यू की इनकम में कि ये क्यू की इनकम कितनी है, अगर 11 है तो पी की इनकम कितनी होगी, 6 होगी। यही तो होगा भाई, 5 कम हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हम एक्सपेंडिचर के टर्म पे बात करें कि पी का एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो 62.5% यहाँ पे लेस है एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू।
तो अगर पी और क्यू के एक्सपेंडिचर में हम बात करेंगे 62.5% में, तो इसका मतलब होता है 5/8, यही होगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर लेट्स से मैं इसको एक्स और वाई के टर्म में देखूं, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर के टर्म पे बात कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि अगर यहाँ पे क्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका 8 है, तो पी का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 होगा। तो हम एक्सपेंडिचर को कह दें कि ये 3y है और ये 8y है, क्योंकि ये दोनों की चीज़ें आपकी अलग-अलग चल रही हैं। ऐसा नहीं एक ही यूनिट से हम सारी चीज़ों को डिराइव कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्यू सेव करता है 11.11% अपनी इनकम का। तो क्यू की इनकम हमें पता है कितनी है। 11.11 का मतलब क्या होता है? 1/9। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो 9 में से 1 या बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 8/9। तो हमको क्यू का एक्सपेंडिचर भी तो पता है। तो हम क्या कहें कि अगर हम कहें कि 11x मतलब जो यहाँ पे क्यू की इनकम है, अगर मैं उसका 8/9 निकालूँ, तो किसके बराबर होगा? 8y के बराबर होगा। यही तो होगा। तो 8 में से 8 कट गया। तो यहाँ पे आपका क्या बचा है? 9 बचा है, यहाँ पे 11 बचा है। तो अगर मैं इसे x और y के टर्म में निकाल लूँ, तो मैं x और y के टर्म में अगर निकालूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये आ जाएगा 9/11, मतलब x की वैल्यू आपकी 9 और y की जगह पे मैं 11 रख सकता हूँ। ऐसे अगर मुझे निकालना है तो। तो अगर मैं अब देखूँ, तो मेरे सामने चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएँगी। कैसे? अगर मैं Q के रेस्पेक्ट में बात करूँ, तो मुझे पता है Q की इनकम कितनी है? 11, लेकिन 11 x करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 99। और यहाँ पर Q का एक्सपेंडिचर कितना है? 8y। 8y का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 88। तो मैं कहूँगा उसकी सेविंग कितनी है? 11 की। यही तो है। आपसे पूछा क्या है? यहाँ पे इनके सेविंग परसेंटेज के बारे में ना, डिफरेंस। अब मैं अगर P की बात करूँ, तो P के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ये हो जाएगा 66 भाई, यहाँ सॉरी, यहाँ पे मैं P के बारे में बात करूँगा तो ये हो जाएगा 54 भाई, यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे। और इसका यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है कितना है? 3y है। तो y के लिए हम क्या करेंगे? 33 करेंगे। तो इसमें मैं कितना ऐड करूँगा? तो मैं 21 ऐड करूँगा। ये आपका क्या आ गया? सेविंग आ गया। अब आपसे पूछा ये है कि बताइए कि क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस है उनके सेविंग परसेंटेज का? तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गड़बड़ी होगी, आप ये कहेंगे अच्छा इनके बीच का डिफरेंस 10 है, और ना, ये नहीं पूछा है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि आपसे पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सेविंग परसेंटेज। 11 सेविंग है, परसेंटेज 11 नहीं है। परसेंटेज आपकी कितनी है? 11.11% है, वो आपसे कह रहा है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको ये तो पता है कि भाई क्यू कितना सेव करता है, तो क्यू की सेविंग है 1/9। अब हम अगर यहाँ पे पी के बारे में बात करें, तो पी की सेविंग कितनी है? तो 21/54 है ना। 3 से आप अगर इसे कट करें तो ये हो जाएगा 3 सते 21, और ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18, 7/18। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं, 7/18 माइनस में 1/9, तो ये हो जाएगा 18, और ये 7, 9 दूनी 18, और ये आपका कितना गया? 5/18। 5/18 इंटू में 100, बस ये आपको करना है और आपकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 1/18 आपका 5.55% के आसपास ऐसे चलता है, उसी में आपको 5 से गुणा करना है, तो आपका 27% के आसपास की वैल्यू आएगी। सी वाला ऑप्शन इसका क्लियर है। मतलब ये समझिए, आपने क्वेश्चन में सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर कहीं पे चूक गए, जैसे आखिरी में ही चूक गए कि आपको परसेंटेज निकालना था, आपने सोचा अच्छा कितना परसेंट का डिफरेंस है, हम सेविंग का डिफरेंस निकाल देंगे, वो गलत है। इनकी सेविंग का परसेंटेज का डिफरेंस आपको निकालना था, वो आपका आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अब हम जो इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस थे उनको हमने समझ लिया है कैसे आपके हो रहे हैं, क्या वहां पे करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इलेक्शन टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए इलेक्शन में क्या होता है कि इलेक्शन का अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें तो क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए इलेक्शन में कई सारे चरण होते हैं और आपके एग्जाम में उसके ऊपर ही आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्शन में एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है रजिस्टर्ड वोटर्स, है ना। रजिस्टर्ड वोटर्स एक सबसे बड़ा कह सकते हैं एब्सोल्यूट या टोटल वोटर्स की जो नंबर होता है वो होता है कि भाई कितने लोग वोट देने योग्य हैं, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो हो गए रजिस्टर्ड वोटर्स। रजिस्टर्ड वोटर में फिर यहाँ पे कुछ दो फाड़ होते हैं। कैसे? एक होता है इनवैलिड वोटर। नहीं, यहाँ पर भी एक मैं पहले दो फाड़ कर दूं। यहाँ पे क्या दो फाड़ होगा कि एक ऐसे वोटर होंगे जो कि क्या होंगे? एब्सेंट वोटर होंगे। मतलब नाम तो है, वो वोट देने ही नहीं गए, तो भाई उनका वोट कहाँ से काउंट होगा? और एक होंगे आपके प्रेजेंट वोटर, मतलब
जिनका नाम है और जो गए भी हैं वोट देने। अब प्रेजेंट वोटर में भी आपके यहाँ पे 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होगा इनवैलिड वोटर और एक होगा वैलिड वोटर। इनवैलिड वोटर का मतलब जिन्होंने वोट दिया लेकिन उनका वोट इनवैलिड हो गया, किसी भी रीजन की वजह से उनका वोट नहीं काउंट हुआ, तो वो इनवैलिड वोटर हो गए। फिर आ गए वैलिड वोटर। वैलिड वोटर का मतलब जिनका नाम है, जो प्रेजेंट थे, वोट देने गए और उनका वोट मान्य भी था, तो वैलिड वोटर हो गए। अब सोचिए कि अगर कोई भी जीतता है प्रत्याशी, तो उसका जो जीतने का परसेंटेज या जीतने का मार्जिन या कुछ भी निकलता है, वो कहां से निकलता है? रजिस्टर्ड वोटर से, प्रेजेंट वोटर से या फिर वैलिड वोटर से? तो वो आता है वैलिड वोटर से। यहीं से तो पता चलता है ना, जितने लोगों ने का नाम था, जिन्होंने जो आए वोट दिया और उनका वोट मान्य था, उसी में से तो हार जीत का नतीजा निकलता है। इनका तो काउंट ही नहीं होता है। तो आपके क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सारे टर्म दिए जाएं, जरूरी नहीं है, और जरूरी है कि दे भी दे। तो आपको ये ऐसे पूरा इसका खाका समझ के चलना है कि भाई रजिस्टर्ड वोटर क्या है, एब्सेंट प्रेजेंट का मतलब क्या है, इनवैलिड वैलिड का मतलब क्या है, और आपको कहां से वैल्यू को डिराइव करना है। कई बार आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ मतलब आपको ऐसा दे देगा कि जीतने वाले प्रत्याशी को जो टोटल वोटर थे उसका 30% वोट मिले और वो इतने वोट से जीत गया। कहोगे 30% वोट से कैसे जीत जाएगा? अब आपको समझ में आएगा टर्म कि उसको रजिस्टर्ड वोटर का 30% मिला था। मतलब अगर रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, 100 थे, तो 100 का 30%, 30, रजिस्टर्ड वोटर का 30% का मतलब जरूरी नहीं कि सबने वोट दिया है, उसमें कुछ अब्सेंट होंगे, कुछ प्रेजेंट होंगे, उसमें से वैलिड इनवैलिड होगा। तो उसका मतलब ये आ रहा है कि अगर आप इसको आंकड़ों में देखोगे तो जितने वैलिड वोट पड़े होंगे उसमें से 30 लोगों का वोट उसको मिला और वो विजेता हुआ है। लेकिन इसका परसेंटेज का कैलकुलेशन हम वैलिड से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रजिस्टर्ड से कर रहे हैं। और अगर इसी में आपसे ऐसा क्वेश्चन दे कि भाई जो विजेता था, जो भी विजेता था, उसको वैलिड वोट का 60% मिला, तो इसका मतलब अब आपकी काउंटिंग यहां से होगी, इसका 60% आपको निकालना है। मान लीजिए कि अगर वैलिड वोट कितने थे, 90 थे, तो इसका 60% मतलब 54 लोगों का वोट उसको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे आपको समझना होगा दोनों टर्मिनोलॉजीज के बीच में डिफरेंस। अभी मैं आपको सारे तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करवाऊंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, उसका क्या मतलब निकलता है। ये एक बेसिक आइडिया है कि इलेक्शन आपके कैसे होता है। अब इलेक्शन में आपके 2 प्रत्याशी तो होंगे ही होंगे, कभी कभी 3 प्रत्याशी भी हो जाएंगे, उससे ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक या कोर कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलता है, वो आपका सेम ही चलेगा। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम यहाँ पे टोटल किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, एक इलेक्शन है जिसमें जो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं, 8,40,000 यहाँ पे वोट्स जो है वो कास्ट किए गए, मतलब अब यहाँ पे इतने लोगों ने वोट दिया। विनिंग कैंडिडेट को 57.14% टोटल वोट मिले हैं। तो बताइए विनिंग मार्जिन क्या था इलेक्शन का? विनिंग मार्जिन का मतलब कितने वोटों से वो चुनाव को जीता है ना? तो अब यहाँ पे इनवैलिड वोट के बारे में बात नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन में वो दिया ही नहीं है। या फिर रजिस्टर्ड वोटर के बारे में बात नहीं हुई, कितने हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं। जो पैरामीटर्स आपको दिए जा रहे हैं आपको केवल उसी से लेकर के चलना है। अब यहाँ पे इनवैलिड वोट के बारे में बात नहीं हो रही, मतलब सारे वैलिड वोट होंगे, है ना? तो आपसे क्या कह रहा है कि जो जीतने वाला है उसको इतने परसेंट वोट मिले, तो इसका मतलब क्या है, ये होता है 4/7। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 7 अगर टोटल वोट हैं, तो जीतने वाले को 4 मिले हैं, हारने वाले को 3 मिले हैं। लेकिन टोटल वोट्स हैं कितने, 8,40,000, मतलब 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,40,000 के बराबर है। मतलब अगर मैं इसका 1 यूनिट निकालूं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा मुझे, 12×7=84 होता है, 1,20,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000, तो मुझे कह रहा है कि जीतने का मार्जिन कितना है। तो देखिए जीतने वाले को 4 यूनिट मिले, हारने वाले को 3 यूनिट मिले, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और उसी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सी और ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कैंडिडेट का इलेक्शन है, जीतने वाले को 62.5% ऑफ द वोट मिले और उसने अपने ओपोनेंट को 15,000 वोट के मार्जिन से हरा दिया। तो आपसे क्या करें कि बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट किया वो कितने थे। अब यहाँ पे आपसे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए 62.5% ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, 5/8 होता है। मतलब अगर टोटल 8 वोट थे तो जीतने वाले को कितने वोट मिले, 5 वोट मिले, तो हारने वाले को 3 वोट मिले। लेकिन ये कह रहा है कि 15,000 वोट के मार्जिन से हराया है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस में देखूं तो 2 यूनिट का है। लेकिन इस 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है,
15,000 के बराबर है। मैं कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे 75, 100 के बराबर होगी। तो टोटल जो वोट यहाँ पे कास्ट किए गए कितने थे? 8 थे। 8 में आप क्या करो? 75 100 का गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 सते 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक इलेक्शन है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं, 2 की जगह 3 हो गए, ए, बी, सी। ए को 41.66% वोट मिले टोटल वोट्स के, बी को 33.33% वोट मिले और सी, और यहाँ पे जो सी है उसको जो बाकी बचे, मतलब अगर इनको आप निकाल लेंगे, जो बचा वो सी को वोट मिला है। अगर ए ने सी को डिफीट किया है कितने से? 12,000 वोट से, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो बी को मिले हैं वो कितने हैं? एक बात का तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे एब्सोल्यूट नंबर कोई पूछा जाएगा कि किसको कितने वोट मिले, कितने वोट रजिस्टर्ड है, कुछ भी पूछेगा, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक नंबर कहीं दिया रहेगा। अगर मेरे को इस पूरे सवाल में 12,000 ना दिया होता और मेरे से पूछता कि बताइए बी को कितने वोट मिले, मैं नहीं बता सकता। टोटल वोट कितने पड़े, नहीं बता सकता, कुछ नहीं बता सकता। परसेंटेज बता सकता हूँ, बाकी और कुछ नहीं बता सकता। एक्चुअल जो रियल वैल्यू है कितनी है। तो हम इसको इसी तरह देखते हैं। 41.56% का मतलब क्या होता है? ये होता है 5/12। 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। यही तो होता है। अगर मैं इसका क्या करूं, एलसीएम ले लूं, या फिर मैं देख रहा हूं कि अच्छा ये 12 है, तो मैं क्या करूं, इसको भी 12 बना दूं, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। तो ये अब क्या हो गया? 4/12 हो गया, है ना। मतलब मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अगर 12 वोट हैं तो ए, बी और सी, ऐसे इनको वोट मिले हैं। तो ए को कितना मिला? 12 में से 5। बी को कितना मिला? 12 में से 4। तो सी को कितना मिला होगा? 3 मिला होगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, यूनिट में तोड़ लिया। तो अब कह रहा है कि ए ने सी को डिफीट किया है 12,000 वोट से, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का है। और 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 6,000 के बराबर होगी। आपसे क्या पूछ रहा है? बताइए बी को कितने यहाँ पे वोट मिले, तो बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 6 गुणे 4 करेंगे, 24,000 मिल जाएगा। बस यही करना था आपको, इसमें इसमें 4 का गुणा कर लेना था, हो गया। मेरे से पूछता टोटल वोट कितने हैं, तो 12 का गुणा यहाँ पे 6,000 से कर लेते, 12 छंग 72,000 वोट हो जाते आसानी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्शन है जिसमें से 16.66 जो यहाँ पे कास्ट वोट्स थे उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे इनवैलिड वोट वाला सीन है। विनिंग जो कैंडिडेट है उसको 57.14% वैलिड वोट का मिला। हमेशा ध्यान रखिएगा जब इनवैलिड वैलिड का क्वेश्चन होगा कि जो वहां पे जीतने या हारने का परसेंटेज दिया गया है उसकी काउंटिंग कहां से हो रही है, रजिस्टर्ड वोटर से या वैलिड वोटर से। तो ये वैलिड वोटर से है और वो 4,000 के मार्जिन से जीत जाता है। तो बताइए टोटल नंबर कितने वोट कास्ट किए गए थे। तो मुझे ये पता है कि जो 1/6 हैं वो क्या हो गए हैं, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए हैं, है ना। और इतना जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो जीतने वाला है उसको यहाँ पे 57.14% यहाँ पे मिला है, मतलब 4/7 ऐसा जो वोट है उसको वैलिड वोट का मिला है। तो मैं इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लूं, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा? 42। मैं कह दूं कि 42 जो वोट हैं वो टोटल पड़े हैं। अब आप कहेंगे 42 क्यों लिया? ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 42 टोटल वोट अगर पड़े हैं तो उसका 1/6 इनवैलिड हो गया, मतलब 7 वोट इनवैलिड हो गए। बचे कितने वोट? 35। यही तो बचा 35। अब 35 का 4/7 कितना हो जाएगा? 4/7। ये जीतने वाले को मिला, 7 पचे 35 और 5 चौके 20। 20 मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला? 15,000, 15 वोट मिले हैं। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस मुझे पता है कितना है, 4,000 का है। तो अब ये मेरे को पता चल गया ना कितना आ गया। ये वैल्यू है 5 यूनिट की, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? 4,000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 5 अट्ठे 40, 800 के। हमसे पूछ रहा है कि भाई टोटल वोट कितने कास्ट किए गए, यहीं पे 800 का गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौके 32 है 33, 33,600। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बहुत आसानी से हमने कर लिया इसको, समझ पा रहे हैं क्या? अगर मैंने इसका एलसीएम ना लिया होता, कुछ भी ले लेता, मैं 6 ले लेता, फिर उसका 1/6 निकालता, तो मैं कहता 1 इनवैलिड हो गए, फिर उसमें बचे कितने? 5 बचे, फिर उसका मैं 4/7 निकालता, वो बड़ा झंझटिया काम हो जाता है ना। वो वहां पे आपको काफी मेहनत करनी पड़ती, यहाँ पे वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आप इसको एक लाइन से भी कर सकते हैं। कैसे? पूरे मैंने कहा कि वोट कितने हैं? 42 हैं, 42 वोट हैं। अब इस 42 वोट का मुझे क्या पता है कि यहाँ पर 5/6 जो वोट हैं वो वैलिड है। ये तो 35 आया है। उस 5/6 का मेरे को क्या पता है, 4/7 जो वोट हैं वो जीतने वाले को मिले हैं।
और मुझे इनका डिफरेंस कितना पता है, 4000 पता है। तो 4/7 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 3/7। इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 4000 आ रहा है। जैसे मैंने इसको ऐसे आपको थोड़ा पिक्टोरिकली बताया है, थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसको आप ऐसे एक लाइन में भी कर सकते हो। अगर आप इसे निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/7 मिल जाएगा। यहाँ पे मैं हटा करके लिख देता हूँ, 1/7 आ गया। अब मैं बस इसको काट लूँ, 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू वही आ जाएगी, 800 आ जाएगी। और आपको 42 पता है टोटल वोट है, गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर शुरुआत में समझना चाह रहे हैं तो ऐसे समझ के करें, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक इलेक्शन है जिसमें 20% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया, अब्सेंट हो गए 20% वोटर्स। जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 46.66% वोट मिले टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स के, टोटल का 46.66% मिला है, और उसने अपने ओपोनेंट को 2400 वोट से हरा दिया। तो टोटल रजिस्टर्ड वोटर आपको बताने हैं। 46.66% आखिर कितना होता है, ये आप समझ में आ जाए तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। तो आप अगर ये नहीं याद है तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इसे 30 प्लस में 16.66% में तोड़ लीजिए। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। 6.66 का मतलब क्या होता है, 1/6। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30। 10 तियाँ 30, 9 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो ये क्या आ गया आपका, 9 पचे 14/30। 2 से काट लीजिए इसको, 2 सते 14, और ये आ गया 15। क्या आ गया, 7/15। तो ये वैल्यू किसकी है, 7/15 की है। अब इसको आप थोड़ा और तेजी से भी कर सकते हैं। तो ये आपको आंसर मिल गया। क्या आपके पास टोटल जो वोटर्स हैं उसका 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, और 7/15 जो वोट्स हैं वो आपके ऐसे हैं जो जीतने वाले को मिले हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो 15 लिख लेता हूं मैं। अगर 15 वोट हैं तो आपको क्या पता है कि 15 के 1/5 मतलब 3 ने वोट नहीं दिया। कितने ने वोट दिया, 12 ने वोट दिया। अब इस 12 का मुझे 7/15 निकालना है। अब 12 का अगर मैं 7/15 निकालूंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 7/15 इसकी, सॉरी 12 का नहीं, 15 का 7/15 निकालना है। ये देखिए अभी गड़बड़ी हो जाती है मेरे से। 7/15 किसका निकालना है, टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का। तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब इस वैलिड में से 7 मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 5 मिले होंगे। अपने ओपोनेंट को हराया है 2 यूनिट से, लेकिन इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1200 के बराबर होगी। अगर 1200 के बराबर हो रही है 1 यूनिट की वैल्यू, तो आपसे कह रहे हैं कि बताइए टोटल यहाँ पे कितने वोटर्स हैं। 15 गुणे में 1200, बस यही करना है। 15 गुणे में 1200 कितना हो जाएगा, 18,000। बस इतना ही था। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इनवैलिड वैलिड वाला है या एब्सेंट वाला है, वहां पे जीतने या हारने वाले का जो परसेंटेज निकाला जा रहा है कहां से फेच किया जा रहा है उसको, बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2 कैंडिडेट का इलेक्शन है। कैंडिडेट ए ने बी को 3000 वोट से हरा दिया। कह रहे हैं कि अगर 16.66% वोट जो ए ने सिक्योर किए थे वो अगर मैथमेटिकली शिफ्ट कर दिए जाएं बी की टैली में, मतलब ए के 1/6 वोट उठा करके बी को दे दिए गए, तो इलेक्शन क्या होता, टाई हो जाता, मतलब दोनों को बराबर वोट मिल जाते। तो ऐसे केस में बताइए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो पोल्ड थे वो कितने थे, कि कितने वोट टोटल पड़े होंगे। तो यहां पे मैं बना लेता हूं ए और बी। अब मुझे क्या कह रहा है कि ए के 16.66% वोट ट्रांसफर किए गए हैं। तो 16.66 का मतलब 1/6 से है, कि अगर ए के पास 6 वोट होंगे तो वो क्या करेगा, एक वोट दे देगा किसको, बी को। यही दे रहा है। तो ऐसे केस में जब एक वोट अपना दे देगा ए बी को, तो ए के वोट कितने हो जाएंगे, 5। ऐसा करने से बी के वोट बराबर हो जाएंगे, मतलब बी के वोट भी कितने हो जाएंगे, 5। यही तो कह रहे हैं, है ना, कि भाई 6 अगर टोटल वोट हैं ए के, एक उसने बी को दे दिए, तो उसके बाद ए के एक वोट कम होकर के 5 हो गए, तो भाई बी के भी तो जो आपके वोट हैं वो बराबर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि अगर ऐसा करेगा तो परफेक्ट ही होगा, मतलब 5-5 वोट बराबर हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं एक बात कि टोटल वोट कितने हैं, 10 हैं। अब सोचिए कि अगर ए ने यहाँ पे, अब अगर टोटल वोट 10 हैं तो शुरुआत में ए को 6 वोट मिले थे, तो बी को कितने मिले रहे होंगे, 4। ऐसा ही तो हुआ होगा। तो ए कितने मार्जिन से जीता था, 2 यूनिट के, लेकिन वो मार्जिन कितना बताया गया, 3000 का वोट का, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1500। तो आपसे क्या पूछा है, टोटल वैलिड वोट, 10 का गुणा कर दीजिए इसमें, 15,000 आ गया। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बस आसान था। एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। कह रहे कि कैंडिडेट एक्स को 37.5% टोटल वैलिड वोट का मिला,
और वो इलेक्शन हार गया 4800 वोट से। ओके, कहने की बताइए जो यहाँ पे हाउ मेनी वोट्स ऐसे हम शिफ्ट करें जो विनर है उससे कैंडिडेट एक्स को, कि एक्स जो है, जो अभी जीता हुआ पर्सन है, उससे जीत जाए 1200 वोट ज्यादा पा करके। अब यहाँ पे एक चीज आपको बड़े आसानी से समझ में, बड़ा अच्छे समझनी होगी। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैं ये कहूं कि एक एक्स है और एक विनिंग वाला कैंडिडेट है ना। कह रहे कि एक्स को इतना परसेंट वोट मिला, मतलब कितना, 3/8। मतलब एक्स को कितना वोट मिला है, 3 मिला है। तो यहाँ पे डब्लू को कितना वोट मिला होगा, 5 मिला होगा, टोटल मिला के 8 है। ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा हुआ होगा। और ऐसा करके कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कितने से जीतता है, 4800 वोट से जीतता है। मतलब यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 2 यूनिट का, ये किसके बराबर आएगा, 4800 के। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 2400 के। यही तो होगा, 2400 के बराबर होगा 1 यूनिट का डिफरेंस। अब आप केवल ऐसे सोचिए कि कितना यूनिट आप विनिंग में से एक्स को दे दें कि मैच टाई हो जाए, आप यहाँ पे इलेक्शन टाई हो जाए, तो आप कहोगे कि अगर इसमें से सर उठा करके हम 1 यूनिट वोट इसको दे दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, 4-4 हो जाएंगे। यस, ऐसे केस में 1 यूनिट का मतलब किससे हुआ बेटा, 2400 वोट से हुआ, कि 2400 वोट उठा करके हमने दिए। अब फिर क्या कह रहा है कि टाई नहीं करना है, एक्स को जिताना है, कितने वोट से, 1200 वोट से। तो अगर यहां पर आकर के, मतलब मैंने 2400 वोट अभी ट्रांसफर कर दिए लेट से, है ना। अब अगर बराबर हो गया है और मुझे 1200 वोट से इसको जिताना है, तो सोचिए कितना मुझे और ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपके मन में आएगा 1200 का मतलब क्या, 1200 का मतलब जब बराबर हो गया है 4-4 से, तो अब फिर क्या करें, यहां पे हम 0.5 जो यूनिट है वो ट्रांसफर कर दें। 0.5 का मतलब क्या होगा, 2400 का आधा, 1200, और ये 1200 पा करके जीत जाएगा। यहीं पे गड़बड़ी करते हैं ज्यादातर बच्चे, और वो यहां पर 1200 और जोड़ लेंगे कि 2400 दिया बराबर हुआ, 1200 और दे देंगे, 3600 आ जाएगा। एक ऑप्शन भी है 3600, डी क्लिक करेंगे गलत हो जाएगा। क्यों, समझिए। अगर मैं इनके वोट्स को ऐसे फॉर्म में लिखूं, 4-4 अगर बराबर हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं 9600 दोनों के वोट हैं, इतना आप सबको पता है। अगर मैंने इसमें से 1200 वोट ट्रांसफर कर दिए, अगर 1200 वोट ट्रांसफर किए तो ये वोट कितने हो जाएंगे, 10,800। और 1200 आप इसमें से घटा लीजिए, 1200 इसमें से आप घटाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 4, और ये आपका आ जाएगा 8, 8400। अब आप इनके इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा, आप 400 जोड़ेंगे तो 800 होगा, और 2000 और जोड़ना पड़ेगा आपको, 2400 का डिफरेंस आ गया, 1200 का नहीं आया। क्यों हुआ पता है, आप ये तो समझ रहे थे कि सर यहां से निकाल के 1200 दे दें तो वो हो जाएगा, नहीं, 1200 का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो सोचिए कि अगर आपको 1200 का डिफरेंस क्रिएट करना है तो इसका आधा ही आपको ट्रांसफर करना होगा, 600, क्योंकि इधर से 600 निकल के इधर जाएंगे तो 600 इधर से कम हुए और 600 इधर से जुड़े, तो टोटल डिफरेंस 1200 का होगा। तो आपने 1200 वोट नहीं बल्कि 600 वोट और ट्रांसफर करने हैं, तो टोटल वोट कितना होगा, 3000 वोट ट्रांसफर करने पड़ेंगे। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। आई होप आगे से नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉपुलेशन है किसी टाउन की, अब यहाँ पे अब इलेक्शन वाले क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं, अब कुछ पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं कि किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 16.66% पहले साल में बढ़ती है, 14.28% दूसरे साल में कम होती है, और फिर से 37.5% तीसरे साल में बढ़ती है। अगर इनिशियल पॉपुलेशन उसकी इतनी है तो बताइए एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर क्या होगी। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इसमें आपको बस ऐसा सक्सेसिवली ऐसा लाइन से आपको परसेंटेज लिख लेना होता है। यहाँ पे मैं कहूँ कि इनिशियल जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं आईपी है, इसका 16.66% बढ़ रही है, मतलब 1/6। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/6, है ना। 1/6 का 7/6 क्यों लिखा, 6 पे 1 बढ़ रही है तो 7/6। 14.28% कम हो रही है, मतलब 1/7 कम हो रही है, 7 में 1 कम हो रही है, मतलब 6/7 हो रही है। फिर 37.5% 3/8 आपकी बढ़ रही है, मतलब 11/8। ऐसा करके आपको क्या मिलेगा कि 3 साल के बाद जो न्यू पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, वो मिल जाएगी। अब आपको क्या रहेगा, आपको इनिशियल पॉपुलेशन या न्यू पॉपुलेशन में से कोई एक वैल्यू दी रहेगी। जैसे इसमें इनिशियल पॉपुलेशन दी गई है, तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 1,28,000। बस आपको न्यू पॉपुलेशन बतानी है। देखिए 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 से आप इसको काटेंगे तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 संग 48 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 16,000 हो गया।
अब आपको 11 से गुणा कर देना है तो आपका क्या आ जाएगा 1,76,000। बी वाला ऑप्शन। न्यू पॉपुलेशन कितनी आ गई? इतनी आ गई। ऐसे ही करना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम उसी तरह क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ करके चल रहा हूँ, होमवर्क में दे करके चल रहा हूँ। आप इसको करके बताइएगा कि कोई मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है पहले साल में, फिर दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना। अब यहाँ पे डेप्रिशिएट ही हो रहा है, ऐसा हो करके उसकी वैल्यू तीसरे साल में इतनी हो जाती है। तो बताइए इनिशियल परचेज प्राइस क्या थी? वैसे ही करना है। आगे बढ़ता हूँ मैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरर वाले क्वेश्चन मजेदार है। कह रहे कि एक मैथ टेस्ट में एक बच्चे को ऐड करना था 12, लेकिन उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया 12, जोड़ने की जगह घटा दिया, और ऐसा करने की वजह से जो उसका रिजल्टिंग आंसर आया वो 300% जो है वो ज्यादा आ रहा है। मतलब जो आंसर आना चाहिए उसका 300% आ रहा है। तो आपसे क्या कह रहा है कि बताइए ओरिजिनल नंबर आखिर है क्या? सिंपल सी बात है। उसको जो भी मान मान लीजिए उसको क्या जोड़ना था? 12 जोड़ना था, है ना? जो भी नंबर था 12 जोड़ना था, लेकिन उसने क्या किया? घटा दिया 12। अब ऐसे में आप सोचिए इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो ज्यादातर बच्चे कहेंगे तो 0 हो गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? +12 आएगा, बीच में आपका 0 है, यहाँ पे -12 है, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितने का हुआ? 24 का हुआ, है ना? तो ऐसे आपको सोचना होगा। तो ये जो डिफरेंस आया कितने का? 24 का आया। लेकिन ये जो 24 का डिफरेंस है ये कह रहे हैं कि 300% के बराबर है। तो हम कहें भाई 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी आ गई? 8 आ गई। मतलब वो जो नंबर है, वो जो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में मुझे जो भी काम यहाँ पे करना था, जो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो मेरे को एक वैल्यू ये जो 100% मिली है वो कितनी मिली है? यहाँ पे 8 मिली है। मतलब ये है कि जो यहाँ पे नंबर था x, उसमें से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो मेरे को 8 मिलना चाहिए था। ये आंसर मेरे को जो मिला है, मैंने क्या किया था? जोड़ दिया था। मान लो मैं ही वो बच्चा हूँ, मैंने जोड़ दिया था, लेकिन होना क्या चाहिए था? घटाना चाहिए था। तो मुझे अगर इतना पता चल गया तो मुझे x की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। बस यही आपका आंसर है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक स्टूडेंट है जिसको ये कहा गया कि आप जो है किसी नंबर का 9.09% निकालो, लेकिन उसने क्या कर कैलकुलेट कर दिया? 11.11% ऑफ दैट नंबर। भाई कंफ्यूजन हो ही जाती है 1/9 1/11 में। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल परसेंटेज एरर इन हिज कैलकुलेटेड आंसर? उसके कैलकुलेटेड आंसर में एक्चुअल परसेंटेज एरर आखिर कितनी थी वो आपको बताना है। ऐसे सोचिए कि मुझे मान लीजिए वो बच्चा मैं ही हूँ, और मुझे को क्या करना था? किसी नंबर का 1/9 निकालना था, और मैंने क्या निकाल दिया? 1/11 निकाल दिया। मैं क्या करूँ? इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, तो वो कितना आ जाएगा? 99। मैं कहूँ वो नंबर 99 है, लेट से वो नंबर 90, क्योंकि मुझे एक्चुअल नंबर से कोई लेना देना नहीं, परसेंटेज निकालना है। तो 99 वो नंबर है। मुझे करना क्या था? मुझे करना था 1/9 निकालना था। तो अगर मैं 1/9 निकालता तो क्या आता? 11 आता। लेकिन मैंने क्या कर दिया? मैंने इसका 1/11 निकाल दिया, तो वो क्या गया? 9 आ गया। तो अब सोचिए आना था 11, आ कितना गया? 9। कितने का डिफरेंस हो गया? तो ये हो गया 2 का डिफरेंस, है ना? तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई? तो वो आ गई 2/11 की। अब 2/11 की वैल्यू क्या होती है? 118.18%। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। यही आपको करना है। बस सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं कि एक बच्चे को कहा गया कि उसको मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर से 3/7 से, है ना? लेकिन उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया 3/7 से, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया। तो बताइए परसेंटेज एरर आखिर उसकी कितनी है? तो 3/7 से उसको क्या करना था? मल्टीप्लाई, लेकिन उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया 3/7 से। अब सोचिए कि मान लीजिए वो नंबर ऐसे, लेट से वो नंबर क्या है? n है, उसको 3/7 करना था मल्टीप्लाई, लेकिन उसने क्या कर दिया? n डिवाइडेड बाई 3/7। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो मतलब ये हो जाएगा 7/3। मतलब उसको 3/7 की जगह 7/3 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो होगा। तो अब इसी को अगर मैं ध्यान में रखूं, मैं कहूं मेरे पास ऐसे दो नंबर आ गए, करना ये था, हो ये गया, तो इनका एलसीएम में निकाल लूं, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 21 में मुझे करना क्या था? 3/7 करना था। मतलब 7 या 21, आना चाहिए था नंबर 9। लेकिन कर क्या दिया? 7/3। 3×7 = 21, और क्या आ गया? 49। मैं देखूं डिफरेंस कितने का है, तो ये आ रहा है 40 का। कितने पे आ रहा है भाई? जो करेक्ट आना चाहिए वो कितना है? 9 है। इनटू में 100। अब सोचिए 4/9 होता है 44.44, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 444.44 का एरर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं परसेंटेज पॉइंट वर्सेस परसेंटेज। इसका आपका खेल है सारा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि लेट से कि कोई परसेंटेज है, 5% से 8% बढ़ गया, है ना?
कॉमन मैन या कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, आप उससे पूछो कितना चेंज हुआ, तो आप कहेगा 3% बढ़ गया, है ना? तो ये जो 3% है, 3% नहीं बढ़ा है, ये 3% पॉइंट का चेंज हुआ है। अगर पूछूं मैं कितने परसेंट का चेंज हुआ है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 5 से 8 में 3 यूनिट और कितने पे 5 पे। तो एक्चुअल जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 60% इंक्रीज हुआ है। 3% पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। जैसे मैं कहूं 10 से 15% हो गया तो 5% पॉइंट का इंक्रीज हुआ है ना? एक्चुअल में अगर निकालना है तो आपको डिफरेंस करके इनिशियल वैल्यू से लेना पड़ेगा। तो उसी का पूरा ये क्वेश्चन है और ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कह रहा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 16.66% से 25% हो गया। ठीक है, इतना था अब इतना हो गया। तो एक जो जर्नलिस्ट है उसने रिपोर्ट किया कि जो मार्केट शेयर है वो कंपनी का X% बढ़ गया। वहीं पर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, उसने नोट किया कि कंपनी का जो यहाँ पे एक्यूरेटली बात आ रही है, एक्यूरेटली नोट किया कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है Y% बढ़ा है ना? इतने परसेंट बढ़ा है। तो करेगी एग्जैक्ट आप बताइए रेशियो क्या होगा X और Y का। मतलब एक तरफ बताया जा रहा है कोई जनरल अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो वो परसेंटेज पॉइंट और परसेंटेज मिनट कंफ्यूज होकर कुछ बता सकता है कि X% बढ़ गया। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा तो वो बताएगा कि आखिर एक्चुअल जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है। तो अब सोचिए कि अगर एक्स जो है उसे निकालना है तो कैसे आप निकालोगे? तो जो जर्नलिस्ट होगा वैसे ही कहेगा 25% में से 16.66% घटा दो। तो 25% का मतलब 1/4, इसमें से मैं 1/6 घटा दूं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो दोनों को 12 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 3 का गुणा ऊपर नीचे, इसमें 2 का गुणा ऊपर नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये नीचे 12 ऊपर 3 - 2, तो ये कितना गया 1/12। अब 1/12 का मतलब क्या होता है 8.33%। भाई जर्नलिस्ट ने कहा कि 8.33% का इंक्रीज हुआ। लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो कैसे नापेगा इसे? वो कहेगा कि 25 में से 16.66% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन इनिशियल वैल्यू भी वो लेगा 16.66% की। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये जैसा भी हमने निकाला था क्या आया था 1/12 और ये 1 आपका क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, काटेंगे तो ये आपका 1/2 आ जाएगा, है ना? 1/2 का मतलब 50%। तो x की वैल्यू आप 1/12 ले लीजिए, y की वैल्यू आप 1/2 ले लीजिए। x रेशियो y निकालना है तो ये 1/12 डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये आपका कटेगा आ जाएगा 6। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 6:1 का। तो ये इसका जो आंसर सही होगा बी वाला आंसर क्या होगा सही होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर के 1:1 सोचने लगते हैं, वहीं पे गड़बड़ी होती है। परसेंटेज पॉइंट और परसेंटेज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये थी परसेंटेज की आखिरी क्लास जो हमने यहाँ पे करी। इससे पहले 2 क्लास मैंने आपको बता रखे हैं, उनको आप जा करके देख लीजिएगा। अब जो अगला चैप्टर आएगा वो आपका होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, जिसमें हम रेशियोज कैसे काम करते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो से, रेशियो का और अच्छा एप्लीकेशन कैसे होता है, कहाँ-कहाँ पे होता है, वो हम वहाँ पे सीखेंगे। तो अगली क्लासेस के लिए आपको लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।